हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी सीरीज के तहत इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का कुछ भाग देखा था और आज की वीडियो में हम लोग जो इसके पहले के वीडियो में देखे थे उससे आगे जानेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस सीरीज के तहत हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। इससे आपको एग्जाम में बहुत सारी फायदाएं मिलेंगी, बहुत सारे हद तक मदद मिलेगा आपको क्वेश्चन को हल करने में। फ्रेंड्स, साथ ही साथ आपको ये बेसिक नॉलेज भी देगी आपको, और साथ साथ आपके जो ज्ञान का स्तर है उसको भी बढ़ाएगा एनसीईआरटी। तो इस चैनल पर अभी तक जो भी लोग नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट भी करे। फ्रेंड्स, ज्यादा बातचीत ना करते हुए चलते हैं अपने सीधा वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो पिछला वीडियो था उसके आधार पर हम आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन देते हैं। हमने वो तीन क्वेश्चन रखा था, 3 क्वेश्चन रखा आप लोगों के लिए। पहला है शिवालिक की चौड़ाई कितनी है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, कितनी से कितनी तक है, यानी कि चौड़ाई कितना से कितना किलोमीटर तक है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है। किसके बीच? हिमाचल और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। और तीसरा और आखिरी जो क्वेश्चन है पिछले वीडियो के आधार पर, वो है नंदा देवी जो पर्वत है वो किस देश में है। नंदा देवी वो किस देश में और उसकी ऊंचाई कितनी है। तो इस तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे उससे ये पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोग इससे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, आप लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा बातचीत ना करेंगे, सीधा चलेंगे वीडियो की तरफ। क्योंकि थोड़ा सा इसमें लंबा है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। हम लोग इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो में हिमालय का भौतिक विभाजन देखा था, पूर्व से पश्चिम के भी देखा था और उत्तर से दक्षिण की ओर भी देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग जहां तक पढ़ लिए थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इस बॉक्स के बारे में जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि आप जानते हैं द्वाब का अर्थ क्या है। दो नदियों के बीच का भाग द्वाब शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इस प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंच का अर्थ है 5 तथा आब का अर्थ होता है पानी, यानी कि पंजाब में भी 5 नदियां बहती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पंजाब कहा गया है। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। ठीक है, किसमें? 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। क्या कहा? उत्तरी भाग के पश्चिमी भाग को, ठीक है, उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग उसको क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां के द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। किसके द्वारा? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां द्वारा जो बनाया गया भाग है वो उसका अधिक भाग किसमें है? पाकिस्तान में है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज हिमालय से निकलती है। ठीक, कहां से निकलती है? ये सब नदियां हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है, यानी कि जो मैदान वाला भाग है, उत्तरी मैदान का भाग है, इसमें दोआब की संख्या क्या है? बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है, यानी गंगा के मैदान का विस्तार किस नदी के बीच है? घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गंगा नदी का विस्तार निम्न में से किसके बीच है? तो घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भागों में तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। कौन गंगा का मैदान कहाँ फैला है? हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा कुछ भाग पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। असम यानी कि असम में कौन सा मैदान है? ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ? असम में है।
आगे कह रहे हैं उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। क्या कह रहा है? उत्तरी मैदान की व्याख्या इसके उच्चावच में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अभी तो उत्तरी मैदान को 3 उपभागों में विभाजित किया गया था, लेकिन अब जो है उत्तरी मैदान को आकृति की विविधता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। देखते हैं, कह रहे नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर में चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेप करती है। यानी कि जब नदी निकलती है, हिमालय से निकलती है और जब शिवालिक में आती है तो वहां पर क्या कहा, जो शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर, कितना, 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी की पट्टी गुट्टिका का निक्षेप करती है। इसे भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। तो भावर किस भाग में, हिमालय किस भाग में पाया जाता है? तो शिवालिक में पाया जाता है। किसमें? शिवालिक में पाया जाता है। याद रखिएगा, भावर कहाँ पाया जाता है? शिवालिक में पाया जाता है। आगे कह रहा है सभी सरिता मतलब नदी इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती है। ठीक है, कहाँ विलुप्त हो जाती है? तो भावर में विलुप्त हो जाती है, लेकिन फिर ये नदियां है पुनः पट्टी के दक्षिण में निकल आती है। एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं? दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा तराई कैसा क्षेत्र है? तो तराई एक प्रकार का दलदली क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। आगे कह रहा है यह वन प्राणियों से भरा घने जंगल का क्षेत्र है। कौन? तराई। जो तराई का जो क्षेत्र है ये क्या है? वन प्राणियों से भरा जंगल का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। यानी कि जब विभाजन हुआ था 1947 से भारत और पाकिस्तान का, तब वहां से जो लोग पाकिस्तान के जो लोग आए थे भारत में शरण लेने के लिए, उन लोगों को जो भूमि उपलब्ध कराया गया था खेती के लिए, वो कहां से करवाया गया था? तो इसी जंगल को काट करके कराया गया था। ठीक है, आगे कह रहा है इस क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित अज्ञात कीजिए। कह रहे इस क्षेत्र के स्थित दुधवा राष्ट्रीय पार्क इसकी स्थिति ज्ञात करें। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन और रहा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? आप लोगों से ये क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। उसके बाद कह रहा है उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। मृदा 2 प्रकार की होती है मैदानों में, एक तो जलोढ़ मृदा होती है और एक उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है खादर, एक होता है बाबर। ठीक है, नए वाले क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, और पुराने वाले क्या कहते हैं? बाबर कहते हैं। वे नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं। कह रहा वे नदियां के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित हैं तथा वेदिका जैसे आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भावर कहा जाता है। भांगर का क्या कहता है? भांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। किसमें? भांगर वाले क्षेत्र में किस क्या पाया जाता है? चूनेदार निक्षेप पाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कंकर कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। यानी कि नई मृदा क्या कहता है? खादर, और पुराने को बांगर। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। यानी कि जब बाढ़ आती है तो नया मृदा आता है, ठीक है, खादर आता है, तो उसका जो निर्माण होते रहता है, हर एक साल कुछ न कुछ निर्माण होता है। इस कारण से ये क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। क्या होता है? अधिक उपजाऊ होता है। आगे है प्रायद्वीपीय पठार। ये प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है? प्रायद्वीपीय मतलब 3 ओर से पानी से घिरा हुआ। ठीक है, जैसे हमारा भारत क्या है? प्रायद्वीपीय है। जैसे देखिए, ये इस साइड से अरब सागर हो गया, नीचे से हिंद महासागर हो गया, और इधर से बंगाल खाड़ी हो गया। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है सो समझते हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार किस किस चीज से बना हुआ है? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना हुआ। किस किस से? पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से
क्या बना हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार बना। उसकी आकृति कैसी है, मेज की आकृति है। कैसी है, मेज की आकृति है। तो मेज की आकृति वाला स्थल कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है। कह रहे हैं यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना हो तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। आपको पता होगा हम लोग का जो भारत है वो किस लैंड का समूह है, एक गोंडवाना लैंड का समूह है, ठीक है ना, किसका, गोंडवाना लैंड का एक समूह है, ठीक है। अब ये गोंडवाना जो लैंड है वो बहुत पुराना है, यही कारण है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है, ठीक, किसका, प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा कौन सा है, तो प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। इन पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। कैसी कैसी, तो चौड़ी तथा छिछली क्या है, घाटियां हैं, और गोलाकार क्या है, गोलाकार पहाड़ियां हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। क्या, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ये मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार कहाँ का भाग है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या कहा, सो समझिए फिर से, नर्मदा नदी के उत्तर में, यानी कि ये नर्मदा नदी बहती है उसके उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार है उस भाग के मालवा के पठार, ठीक है ना, कहा, मालवा का पठार के अधिकतर भाग पर फैले हैं। इस मध्य भूमि को इसे मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुरा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से घिरी हुई है। तो विंध्याचल श्रृंखला जो है वो किस दक्षिण में सतपुरा की श्रृंखला से और उत्तर पश्चिम में अरावली की श्रृंखला से घिरी हुई है। कौन, विंध्य श्रृंखला। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। कौन सा, तो विंध्य श्रृंखला। किसमें मिल जाती है, तो पथरीले मरुस्थल में जाकर के मिल जाती है। कौन, विंध्य श्रृंखला। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। यानी कि सब नदियां किस, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र की ढाल को दर्शाते हैं। किस चीज को दर्शाती है, ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिमी में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण। कहां पर, पश्चिम में कैसी है, चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। इसके और पूर्व में का, ये झारखंड में, यानी कि झारखंड में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है वो कौन सा, छोटा नागपुर का पठार को दर्शाता है। किसको, छोटा नागपुर के पठार को दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग, कैसा है, एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। कहां पर है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इस उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला पूर्वी विस्तार है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है कि महादेव, कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला दक्षिण पठार का कौन सा भाग है, तो पूर्वी विस्तार है। कौन सा भाग, किस भाग में विस्तार है इसका, पूर्वी भाग में विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। यह मानचित्र में देख लेना है कहां पर है। कह रहे दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। क्या कहा, यानी कि दक्षिण का जो पठार है पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यानी कि पश्चिम में कैसा है, ऊंचा, और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है, यानी कि मेघालय का पठार कहा जाता है। उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे यानी कि मेघालय के पठार से उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, उत्तर कचार पहाड़ी किसका दूसरा नाम है, तो यह मेघालय के पठार का दूसरा नाम है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग होता है। किसके द्वारा, भ्रंश के द्वारा। किसके द्वारा, ये भ्रंश के द्वारा। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है मेघालय का पठार जो है वो छोटा नागपुर के पठार से किसके द्वारा अलग होता है, तो एक छोटा सा भ्रंश के द्वारा अलग होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी एवं जयंतियां हैं। क्या, गारो, खासी एवं जयंतियां कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ, पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतियां। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। क्या कहा, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। कहां पर,
दक्षिण पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर, जैसे मान लीजिए दक्षिण भारत है, यहाँ पर क्या है पश्चिमी घाट है और यहाँ पर क्या है पूर्वी घाट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है पूर्वी घाट और यहाँ पर पश्चिमी घाट है। कह रहा है पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है किसके समांतर है, पश्चिमी तट के समांतर है। वे सतत हैं, उन्हें केवल 2 दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। यानी कि थाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है और पाल घाट कहाँ है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर जो मुख्य रूप से बनने वाला है कि दक्षिण का जो पठार है उसमें पश्चिमी जो पश्चिमी घाट है वो कैसा है, तो वो सतत है। वो कैसा है, सतत है। इसको कितने दरों द्वारा पार किया जा सकता है, केवल 2 दरों द्वारा। कितना, केवल 2 दरों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है, किसको, तो पश्चिमी घाट को। किसको, पश्चिमी घाट को। आगे है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। कौन सा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे। इससे पहले पढ़े थे पूर्व की ओर जाते जाते क्या होता है, ढलान क्या होता है, कम हो जाता है, सॉरी अधिक हो जाता है। इसलिए क्या है, पश्चिमी घाट ऊंचा होगा और पूर्वी घाट कम होगा ऊंचा। आगे कह रहे हैं पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। क्या कहा, फिर से समझिए। यानी कि पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 600 मीटर है, लेकिन पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है, 600 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा जो पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो महानदी से लेकर के नीलगिरी पर्वत तक। ठीक है ना, महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी तक किसका विस्तार है, तो पूर्वी घाट का विस्तार है। किसका, पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक, महानदी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी तक का है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, लेकिन पश्चिम, अभी हम लोग पढ़े थे पश्चिमी घाट का विस्तार कैसा, सतत है, लेकिन पूर्वी भाग का विस्तार सतत नहीं है। अभी हम लोग जाने थे कि पश्चिमी भाग को केवल 2 दरों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ठीक है, कह रहे ये अनियमित है एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया है। यानी कि जो जितनी भी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती है वो किसको काट दिया, पूर्वी घाट को काट दिया है। पश्चिमी घाट में परिवर्तीय वर्षा होती है। कैसी, पश्चिमी घाट में कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो ऊपर उठने के कारण होता है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। कौन कौन है, आगे देखते हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। यानी कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की ओर क्या होती है, बढ़ती जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। क्या, ऊंचाई, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं। सबसे जो ऊंचा है अनाईमुरी। ठीक है, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। 2695 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है पूर्व घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। ठीक है, पूर्व घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी। याद रखिएगा, सबसे पूछता भी है पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई कितना है, 1500 मीटर है। कितना है, 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां हैं। कौन सा, सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियां कहां पर है, तो ये पूर्वी घाट में। कहां पर, पूर्वी घाट में। आगे कह रहे प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यह भी पाई जाने वाली बात है, क्या है, काली मिट्टी। वो क्या है, काली मिट्टी, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। जिसे डक्कन ट्रैप से नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली मिट्टी को एक और कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। क्या, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रायद्वीपीय पठार की में जो मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, उसका निर्माण किससे हुआ है, तो ज्वालामुखी से हुआ। किससे, ज्वालामुखी से हुआ। इसलिए इसके सेल आग्नेय हैं। किसके, यानी कि इसके सेल कैसे हैं, आग्नेय हैं। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ। यानी कि अपर्दन हुआ, किसके, समय बीतता गया और ये अपर्दित हुआ गया, नष्ट होता चला गया, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। क्या हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार का
पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, यानी कि अरावली जो पहाड़ियां हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। कौन? अरावली पर्वत जो है वो बहुत ही अपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम में एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। कौन? यानी कि क्या नाम है? अरावली। ठीक है ना। अरावली की पहाड़ियां क्या गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरावली कहां से कहां तक फैली हुई है, तो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है। और आगे आता है भारतीय मरुस्थल। क्या? भारतीय मरुस्थल। ये मरुस्थल क्या होता है? जहां पर किसी भी चीज की सुविधा आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है। अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे पर थार मरुस्थल है। ये थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप लोगों से एक और क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है ना, कौन? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कह रहा है यह बालू के टिब्बों में से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। कितना से? 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। तो पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि मरुस्थल में जो प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक जो वर्षा होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। एक शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। ठीक है। एक शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है, यानी कुछ नदी दिखती है और इसके बाद वे बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। अब उसके पास पानी रहेगा तब तो वो समुद्र तक जाएगा, पानी उसके पास। लूनी ही एक ऐसी इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी है, यानी कि लूनी जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला एक विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। इसका जो विस्तार होता है क्या? बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं, यानी कि लंबा लंबा टीला जो होता है वो कहां पर? भारत पाकिस्तान सीमा के पर पाया जाता है। ठीक है। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान की समूह को देख सकते हैं, बरकान के समूह को देख सकते हैं। ये तो जब घूमने जाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल पर जो भी लोग नए आए हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन दबा ले ताकि जो भी कंटेंट अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।